हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संसदीय प्रणाली के बारे में। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इसकी सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हमारे चैनल में मिल जाएगी आप लोगों को, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। संसद का कार्य होता है कानून बनाना। क्या होता है? कानून बनाना। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य होता है कानून बनाना। अब देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। अब देखो अनुच्छेद 245 में का क्या कहा गया है कि जो संसद है भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि या फिर कानून बना सकती है। ठीक है। और उसके बाद तथा किसी राज्य का विधानमंडल जो है, किसी राज्य का जो है विधानमंडल वो संपूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। ये बताया गया है अनुच्छेद 245 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर हो जाएगा, संसदीय प्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका जो होती है वो होती है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहाँ देखो इसकी विस्तृत व्याख्या जो की गई है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसका मुख्य प्रधानमंत्री होता है। संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण कार्यपालिका का विधायिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना है। यहाँ कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली की तरह स्वतंत्र नहीं होती है बल्कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रेरित है। अब यहाँ पे देखो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे कि जो संसदीय शासन प्रणाली है इसका प्रमुख कौन होता है? तो बताएंगे हम लोग इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। और ये कहाँ से स्वीकार की गई, किस देश से अपनाया गया भारतीय संविधान में? तो बताएंगे हम लोग ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से या फिर इंग्लैंड से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? जैसे किसी को लोकसभा का जो है सदस्य बनना है, जैसे कि सांसद बनना है, एक प्रकार से सांसद बनना है, तो उसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 साल। कितने होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे इसकी जो पॉइंट दिए गए हैं, अभी हम लोगों ने देखो पढ़ा यहाँ पे कि जो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगर किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है उसके लिए आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अब अगर किसी को राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आयु होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद विधानसभा का सदस्य बनना है, विधानसभा का चुनाव लड़ना, उसके लिए होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। और उसके बाद विधान परिषद के सदस्य का चुनाव अगर लड़ना है, उसको विधान परिषद का सदस्य बनना है, उसके लिए आयु होनी चाहिए न्यूनतम 30 वर्ष। तो सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। उसके बाद विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को कौन पद की शपथ दिलाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब यहाँ पे देखो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 60 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब देखो यहाँ कितने क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन सबसे पहले बनेगा कि जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो बताएंगे हम लोग मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो दिलाएगा जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा वह शपथ दिलाएगा। और शपथ के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में? अनुच्छेद 60 में। किसमें? अनुच्छेद
1960 में। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक बहुमुखी सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। क्या होना? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। यह बताया जा रहा है कि इसको कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 249 में। किसमें? अनुच्छेद 249 में। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि राष्ट्रपति यहाँ पे कि जो है संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो बताएंगे हम लोग राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बुला सकता है? तो बताएंगे हम लोग अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अब देखो यहाँ पे इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करेगा यदि किसी विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, दूसरे सदन को विधेयक को पास किए बिना 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया हो, संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक व वित्त विधेयक के संबंध में आहूत की जाती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया था कि जो है राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। और कब कब बुला सकता है? देखो यहाँ पे तीनों पॉइंट बताए गए हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बुलाता है तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वह करता है लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? टाई की स्थिति मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई विधेयक आया जिसे कि संसद में पेश किया गया, ठीक है, अब उसमें से कुछ लोग उसके पक्ष में कुछ लोग विपक्ष में, लेकिन दोनों की संख्या बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा कि अब मतलब निर्णय क्या होगा उसका? दोनों में बराबर संख्या है तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो है लोकसभा अध्यक्ष कहेगा वही मान लिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर। स्पीकर के पास जो है निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। लोकसभा के मतदान करते समय टाई की स्थिति में, टाई अर्थात ड्रा जैसे हो जाता है, जैसे कि दो टीम मैच खेल रहे हैं, दोनों बराबर जो है रन बन जाए तो क्या होगा? टीम जो है ड्रा हो जाएगी, मतलब मैच ड्रा हो जाएगा। वैसे मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जब दोनों पक्ष में बराबर वोटिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो काम है ड्रा हो जाएगा, जो भी मतलब विधेयक पारित होना था। तो उस स्थिति में कौन मतलब उसको निर्णय देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर या फिर अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 100 के तहत होता है। किसके तहत? अनुच्छेद 100 के फर्स्ट के तहत होता है। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय भी करता है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन जो होती है लोकसभा और राज्यसभा के जो संयुक्त जो है अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद लोकसभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। आप क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कौन कार्य करता है, तो बताएंगे हम लोग लोकसभा अध्यक्ष कार्य करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियत से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? इसका आंसर हो जाएगा
संसद या फिर संविधान सभा से। कहाँ से? संसद या फिर संविधान सभा से भाषण दिया था। और यहीं पे अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कब दिया था और कहाँ पे दिया था, तो संसद भवन से तो दिया था। कहाँ दिया था? दिल्ली से 14 अगस्त 1947 की मध्य रात को दिया था। कब दिया था? दिल्ली से 14 अगस्त 1947 को मध्य रात को यह भाषण दिया था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, वो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, जबकि वीवी गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती, ये तीनों लोग भारत के जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। यदि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व अपने पद का त्याग करना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं और नाम में परिवर्तन कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और किसके परामर्श से? राज्यपाल के परामर्श से। और एक कौन से अनुसूची में बताया गया है? 5वीं अनुसूची में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। अब यहाँ देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 80 के क के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखता हो। भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो बताएंगे हम लोग 12 सदस्यों को। कितनों को? 12 सदस्यों को। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 80 का के अंतर्गत। और ये जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता है, यह प्रक्रिया कहाँ ली गई है, तो बताएंगे हम लोग आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? मृत्युदंड के मामले में जो क्षमा देने का अधिकार होता है वह होता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपति किसी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 6वें राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? 6वें राष्ट्रपति थे। और अगला क्वेश्चन है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 14वें। कौन से हैं? 14वें हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 2022 से द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। 15वीं राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे। कौन थे? 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे। और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं तथा देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला थी, तो इसका जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो कौन से क्रम की थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? ये थी 12वीं थी और पहली महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अब यहाँ पे देखो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया, परंतु वह इसके पूर्व भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा संविधान के अतिक्रमण पर
महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से कि 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को किस विधि द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो बताएंगे हम लोग महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। कौन निर्वाचित हुआ था निर्विरोध? नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के पास। किसके पास? राज्यसभा के पास है। अब देखो, यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा से स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम 14 दिन पूर्व न दी गई हो। अब देखो यहाँ पे, जैसे किसी के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया से उसको हटाना है तो उसको पहले 14 दिन पूर्व बताना होता है कि हम तुम्हें हटाने वाले, मतलब बताकर ही हटाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जैसे किसी पर महाभियोग लगाना, किसी को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसको कितने दिन पहले जानकारी देनी होती है? तो बताएंगे हम लोग 14 दिन पहले। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब पूछ लिया जाए पेपर में क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में बताया गया उपराष्ट्रपति के बारे में, कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है। और चुनाव की प्रक्रिया के बारे में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 66 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत सी साल, मतलब अधिकतर पेपरों में पूछा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो बताएंगे हम लोग उपराष्ट्रपति होता है। या फिर ऐसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि राज्यसभा का सदस्य न होने के बावजूद भी कौन है जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो बताएंगे हम लोग उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु क्या होता है? पदेन सभापति होता है। वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। किसके सामने उपराष्ट्रपति शपथ लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। और प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति कौन? भारत के श्री जगदीप धनखड़। और कौन से नंबर के हैं? 14वें हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं या फिर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो है लोकसभा और राज्यसभा में उच्च सदन कौन सा है? तो बताएंगे हम लोग राज्यसभा जो है भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है तथा लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। या फिर उच्च सदन और निम्न सदन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उच्च सदन कौन है? तो बताएंगे राज्यसभा है। और निम्न सदन कौन है? तो लोकसभा है। राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का गठन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है? बताएंगे अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं? बताएंगे 12 सदस्य। और प्रेजेंट टाइम में सदस्यों की संख्या कितनी है राज्यसभा में? 245 है। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य जो कितने वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्षों के बाद होते हैं। और कितने सदस्य होते हैं? तो 1/3 सदस्य होते हैं। उसके बाद राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं राज्यसभा सदस्य की जो योग्यता होती है, या किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना तो क्या क्या होना चाहिए।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, कोई ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हो। ये सारे पॉइंट उसके अंतर्गत हैं, तो राज्यसभा का सदस्य बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? इसका आंसर हो जाएगा, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। क्या होता है? यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा का आयोजन हुआ था 13 मई 1952 को। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए इसके। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर 13 मई 1952 ईस्वी से 27 फरवरी 1956 ईस्वी तथा एम अनंत सैन्य मयंगर 8 मार्च 1956 ईस्वी से 16 अप्रैल 1962 ईस्वी तक रहे। वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे कि लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को हुआ। और पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वर्तमान में कौन से क्रम की लोकसभा है? तो 17वीं लोकसभा है। और इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। तो सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का क्या मतलब होता है? इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। क्या? जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए उसे ही शून्यकाल कहा जाता है। उसके बाद देखो इसकी व्याख्या की गई, जो इसमें सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। किसकी देन है? शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल में चलने वाली कार्यवाही को भारतीय प्रेस या अखबारों में शून्यकाल की संज्ञा दी गई है। इस काल के दौरान सदस्य कोई महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। और शून्यकाल पूछ लीजिए कितने से कितने बजे के बीच में होता है? तो 12 से 1 बजे के बीच में होता है। और किसकी देन है? तो भारतीय संसद की देन है। और इसमें क्या होता है? अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं, किसी के जैसे कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो वही होता है इसमें। ठीक है। उसके बाद लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचनावधि क्या है? निजी विधेयक पेश करने की जो सूचनावधि होती है वो होती है 1 माह। क्या होता है? 1 माह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें बताना कौन सा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें से 1971 लगा के अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 543। कौन सा लोकसभा क्षेत्र? 543 लोकसभा क्षेत्र में 1971 से अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है। किसके अनुसार? वर्ष 1971 के अनुसार अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है लोकसभा की सदस्य संख्या। उसके बाद 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो गई है। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अब यहाँ पे देखो, जो 2 सदस्य जो होते थे राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में क्या किए जाते थे? मनोनीत किए जाते थे एंग्लो इंडियन समुदाय के। तो उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। और पूछ लीजिए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया है। पहले लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी वो अधिकतम थी 552, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कितनी बची है?
550 बची। कितनी बची है? 550 बची है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? इसका आंसर हो जाएगा 131 सीटें। कितनी सीटें? 131 सीटें। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। इसमें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो बताएंगे हम लोग 84 सीटें, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं, तो 47 सीटें हैं। अगर दोनों को मिला के पूछ लिया जाए तो बताएंगे 131 सीटें। और आरक्षण के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, तो अनुच्छेद 330 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। और उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि लोकसभा को कैसे भंग किया जा सकता है, तो बताएंगे हम लोग राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जाता है। और किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। उसके बाद लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर अयंगर इनका पूरा नाम था, या फिर जीवी मावलंकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बलराम जाखड़ का। किसका? डॉक्टर बलराम जाखड़ का। डॉक्टर बलराम जाखड़ 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तक, 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। यद्यपि इसके पहले जाखड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था। इस स्वतंत्र भारत में लगातार 2 बार की पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष हैं। एकमात्र अध्यक्ष हैं जो स्वतंत्रता के बाद 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? इसका आंसर हो जाएगा 80। कितने हैं? 80 संसदीय क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा के गठन 17 अप्रैल 1952 के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, जिसमें उत्तर प्रदेश 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो यहाँ कितने क्वेश्चन बनेंगे। लोकसभा कौन से आर्टिकल के अंतर्गत गठित की जा सकती है? अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। और प्रथम लोकसभा गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और निम्न सदन किसे बोला जाता है? लोकसभा को बोला जाता है। और इसकी सदस्य संख्या कितनी प्रेजेंट टाइम में? 543 है। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 सीटें हैं। उसके बाद भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा 50 सदस्यों की। कितनी? 50 सांसदों की आवश्यकता होती है अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ध्यातव्य है कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है। अतः लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। तो ये सारे संसदीय प्रणाली के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।